तो इस वीडियो में हम एम्लोइडोसिस का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एम्लोइडोसिस का क्लासिफिकेशन, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक तौर पे अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो एम्लोइडोसिस तीन तरह का हो सकता है। तीन तरह का उसका क्लासिफिकेशन, या तो वो क्या होगा, जनरलाइज्ड, या वो होगा लोकलाइज्ड, या वो होगा हेरिडिटरी। तो जो जनरलाइज्ड होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स, या आप मान लीजिए पूरा सिस्टम में जब एम्लोइड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है तो क्या होगा, जनरलाइज्ड एम्लोइडोसिस। लोकलाइज्ड मतलब किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गन या एक इंडिविजुअल टिश्यू में जब एम्लोइड का डिपोजिशन होगा तो वो होता है लोकलाइज्ड। और कुछ हेरिडिटरी कंडीशन होती है जिसमें क्या मतलब एम्लोइड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है तो वो होता है हेरिडिटरी। ठीक है, इसमें जो है जनरलाइज्ड होता है, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में, और लोकलाइज्ड और हेरिडिटरी ये एमसीक्यू फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि हमारे पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन आगे देखते हैं। तो अपन सबसे पहले जनरलाइज्ड या सिस्टमिक के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टमिक कौन सा होता है, जिसमें पूरा ऑर्गन सिस्टम या सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होता है सिस्टमिक। अब सिस्टमिक है, इसको भी हम दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स, आप देखिए जो सिस्टमिक होता है उसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये था सिस्टमिक। ठीक है, तो सिस्टमिक क्या होता है, जिसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये भी तीन तरह का है, जिसमें पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है, और तीसरा है सॉरी रीनल नहीं होता ये, मतलब होता रीनल ही है। क्या बोलते हैं अपने, डायलिसिस, जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं ना उनमें। ठीक है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बेसिक क्लियर होने के बाद अपन जानते हैं एक और बात, अपन जान लेते हैं क्योंकि वही बेसिक में है, कि अपन ये कल जान चुके हैं कि एम्लोइड एक तरह का मतलब प्रोटीन होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं होता, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन, एक केमिकल एंटिटी बनती है जिसको एम्लोइड बोलते हैं। जिसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो वो एल टाइप के हो सकते हैं। एल टाइप के कौन से होते हैं, जिसमें एम्लोइड एसोसिएटेड लाइट चेन्स, ठीक है, लाइट चेन्स याद आ रही है ना, लाइट चेन्स। इम्यूनोग्लोबिन में दो चेन होती है, H2L2, याद है अपन को। H2 मतलब हैवी दो चेनें होती हैं और दो लाइट चेन होती है। अब लाइट चेन भी दो तरह की होती है, काप्पा चेन और लेमडा चेन। तो बस यही अपन का ये पहला था, एल टाइप। अगर दूसरे की बात करें तो वो होती है ए टाइप। ए टाइप किससे डिराइव होता है, ए का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड एम्लोइड, तो ये होता है सीरम एसोसिएटेड एम्लोइड, SAA से डिराइव। और अगर अपन किसी की बात करें तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, हट हो नहीं रहा, ठीक है, अब ये तो नहीं हट रहा। तो और मैं बोल के ही बता देता हूँ कि ट्रांसथायरोटीन के कारण होता है, जब ट्रांसथायरोटीन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब ट्रांसथायरोटीन का डिपोजिशन भी नॉर्मल तरह से हो सकता है, या म्यूटेंट ट्रांसथायरोटीन का खुद का म्यूटेशन हो जाए और उसका डिपोजिशन हो। तो एम्लोइडोसिस में कुल मिला के होता क्या है, या तो एल प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया, या ए प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया, या बीटा माइक्रोग्लोबुलिन का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, मतलब एम्लोइड प्रोटीन की अपन बात बोलते हैं कि एम्लोइड प्रोटीन, तो एम्लोइड खुद कोई प्रोटीन नहीं है। ये एल प्रोटीन एक तरह का एम्लोइड प्रोटीन है, ये ए प्रोटीन एक तरह का एम्लोइड प्रोटीन है, ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन एक तरह का एम्लोइड प्रोटीन है। तो ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा। अब अपन फाइनली, मैं जानता हूँ इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा हो गया, बट अब फाइनली अपन शुरू करते हैं। ये बताना जरूरी था क्योंकि इससे आपको अब ये जो वीडियो होगी ये समझ आएगी। ठीक है, तो ये तो था सिस्टम, मतलब अब अपन जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो है सिस्टमिक।
सिस्टमिक कौन सा होता है? लोकलाइज्ड मतलब तो केवल एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, और सिस्टमिक मतलब कुछ सेवरल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें दो तरह का होता है, प्राइमरी एमाइलोइडोसिस और सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस, और तीसरा होता है कौन सा, जो आपके डायलिसिस एसोसिएटेड होता है। तो प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी। अब प्राइमरी क्यों है ये? क्योंकि ये इम्यूनोसाइट डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, इसका सीधा सीधा एसोसिएशन इम्यूनोसाइट डिसऑर्डर से, ठीक है। अब इम्यूनोसाइट डिसऑर्डर में भी दो चीज़ें हो सकती है, या तो इम्यूनोसाइट डिस्क्राइसिस विथ एम्ब्लोइडोसिस। ये क्या होता है कि जब इम्यूनोसाइट्स, एक सेकेंड, किसी भी तरह का इम्यूनोसाइट का प्रोलिफ्रेशन हो रहा है। डायस्क्राइसिस का मतलब यही होता है कि प्रोलिफ्रेशन मतलब हद से ज़्यादा इम्यूनोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम जानते हैं, एक सेकेंड, एक और बात, सॉरी मैं मतलब बहुत कुछ बेसिक समझाना चाह रहा था। तो देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी, ठीक है। आईजी क्या है? एक तरह का इम्यूनोसाइट है ना, क्योंकि वो इम्यूनोसाइट क्या होता है? जो सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन एक तरह का आईजी है। इम्यूनोग्लोबिन किससे बना होता है? तो दो हैवी चेन से बना होता है, दो लाइट चेन से बना होता है। अब अगर बाई चांस किसी भी डिसऑर्डर में इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा बन रहा है, मतलब हैवी चेन ज़्यादा बन रही है, उसी डिसऑर्डर में लाइट चेन भी ज़्यादा बन रही है। अब जब लाइट चेन ज़्यादा बनती है, तो वही तो बात है, जब लाइट चेन ज़्यादा बन रही है तो लाइट चेन भी दो तरह की होती है, काप्पा और लेमडा लाइट चेन। और लेमडा लाइट चेन, ये जो लेमडा लाइट चेन है, यही तो एक तरह का एएल प्रोटीन है। इस लेमडा लाइट चेन के डिपोजिशन से ही तो एएल प्रोटीन डिपोजिशन हो रहा है, इस लेमडा लाइट चेन के डिपोजिशन। और अगर एएल इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा बन रही है तो लेमडा लाइट चेन ज़्यादा बन रही है, और लेमडा लाइट चेन ज़्यादा बन रही है तो एएल प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है और वो डिपोजिशन हो रहा है एम्लोइड के फॉर्म में, ठीक है। तो यही था प्राइमरी एम्लोइडोसिस, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें इम्यूनोसाइट का प्रोलिफ्रेशन हो रहा है। तो ये यूजुअली सिस्टमिक होता है, अपन जान रहे हैं क्योंकि अपन सिस्टमिक की डिस्कस कर रहे हैं। और एएल टाइप होता है, अपन अभी जान चुके हैं एएल टाइप क्यों होता है, क्योंकि इसमें लाइट चेन्स का बहुत ज़्यादा बनती है। और ये एम्लोइडोसिस का मोस्ट कॉमन फॉर्म है, सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म अगर एम्लोइडोसिस का कोई है तो ये है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर प्लाज्मा सेल्स का डायस्क्रेसिस होता है। इसका एक एग्जाम्पल अपन देखें तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, फाइनली हो गया, देखो जब करना था तब तो हुआ नहीं, फाइनली हो गया। सबसे बेसिक एग्जाम्पल कौन सा? मल्टीपल माइलोमा। 5 से 15% मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में एम्लोइडोसिस देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है? तो मल्टीपल माइलोमा में मोनोक्लोनल गामोपैथी होती है। क्या होता है? जिसमें एक स्पेसिफिक तरह का इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनता है। अपन जानते हैं ये बात, अपन जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन एक तरह का ज़्यादा बनता है। अपन अच्छे से बायोकेम में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अपन इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न भी देखें तो एक एम शेप का बैंड, ठीक है, ये एक मतलब यूजुअल एम शेप का बैंड बन रहा है। अगर अपन नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? एल्ब्यूमिन, फिर आता है यहाँ पे लास्ट में ग्लोबुलिन, है ना। सॉरी, ये एल्ब्यूमिन हो गया, ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा, और फिर लास्ट में कहीं पे जाके आता है गामा ग्लोबुलिन, है ना। ये क्या है? गामा ग्लोबुलिन, उल्टा बना दिया मैंने गामा साथ, और ये है एल्ब्यूमिन, और ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा ग्लोबुलिन। अगर अपन, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर अपन मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट की बात करते हैं तो उनमें कैसा देखने को मिलता है? मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि गामा सेल्स बढ़ जाते हैं। तो जब गामा सेल्स बढ़ जाते हैं तो ये एल्ब्यूमिन और ये तो सब ग्लोबुलिन कम होते हैं, और ये लास्ट में गामा ग्लोबुलिन भी इंक्रीज हो गया। तो जब सब, एक सेकेंड, तो जब सब गामा ग्लोबुलिन, मतलब जब गामा ग्लोबुलिन भी इंक्रीज होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक एम शेप का इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न बनता है। बस यही बात समझानी थी, ज़्यादा टाइम ले लिया मैं अपने इस बात को समझाने में। तो चलो, तो ये था मल्टीपल माइलोमा, जिसमें मोनोक्लोनल गामोपैथी होती है, एक एम टाइप का एम प्रोटीन स्पाइक बनता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में।
तो जब ट्यूमर होता है तो यही बात मैं सब समझा चुका हूँ कि कापा और लेमडा टाइप के बहुत इंक्रीज होते हैं, और इस कापा और लेमडा, इन कापा लेमडा लाइट चेन्स को ही अपन बेंज जोन्स प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बेंज जोन्स प्रोटीन। अब ये बेंज जोन प्रोटीन क्योंकि ये लाइट चेन है तो स्मॉलर इन साइज होते हैं, इनका लो मोलिकुलर वेट होता है, और ये यूरिन में आराम से एक्सक्रीट हो जाता है। और यही बेंज जोन प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर जगह पे जाके डिपॉजिट होता है। वहाँ ये किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है? वहाँ ये एल प्रोटीन के फॉर्म में, एल प्रोटीन के फॉर्म में जाके डिपॉजिट होता है। तो जो माइलोमा पेशेंट होते हैं उसमें एम्लोइडोसिस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उनमें बेंज जोन्स प्रोटीन, जिनको अपन आम भाषा में बोले तो कापा और लेमडा चेन है ना, कापा लेमडा चेन, जिसमें भी ज़्यादा कौन है? लेमडा चेन, सीरम में इंक्रीज हो जाती है, यूरिन में भी इंक्रीज हो जाती है, और या फिर दोनों जगह इंक्रीज हो सकती है। बट हाँ, एक और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन ने देखा कि 5 से 15% में ही होता है ये, जबकि कापा लेमडा चेन तो हर में बढ़ती है। ठीक है, मैं बार बार इसको क्यों खोल रहा हूँ? मेरे को इसको खोलना है। मल्टीपल माइलोमा हुआ, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा होता है तो उसमें ये दो चीज़ें तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब इम्यूनोग्लोबिन बढ़ती है तो लेमडा और कापा चेन तो बढ़ता है। अब अपन ये जानते हैं कि लेमडा और कापा चेन, लेमडा चेन बढ़ने के कारण क्या होता है? एम्लोइडोसिस होता है। ये बात तो अपन जानते हैं। बट अगर मान लीजिए 100 लोगों में हो तो 100 के 100 लोगों में तो ये बढ़ रहा है लेमडा चेन, लेकिन उसमें केवल 5 से 15% में ही ये डिजीज़ हो रही है एम्लोइडोसिस की। ऐसा क्यों हो रहा है? मल्टीपल माइलोमा 100 लोगों में हो रहा है पर एम्लोइडोसिस 5 से 15% में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल लेमडा चेन, केवल और केवल लेमडा चेन ही इकलौती चीज़ नहीं है जो एम्लोइडोसिस करवाएगी, उसके साथ कुछ उस लेमडा चेन का कितना एम्लोइडोजेनिक पोटेंशियल है, एक सेकेंड, इस लेमडा चेन का कितना एम्लोइडोजेनिक पोटेंशियल है, इस लेमडा चेन की कितनी ससेप्टिबिलिटी है डिग्रेडेशन से। ठीक है, अगर ये लेमडा चेन डिग्रेड ही नहीं हो रही तो ही जाके ये एक्यूमुलेट होगी। अगर ये डिग्रेड हो रही है तो बात ही कंप्लीट, बॉडी में एक्यूमुलेट ही नहीं होगी। और अगर इसकी ससेप्टिबिलिटी मतलब डिग्रेडेशन से, मतलब जितनी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है उतना कम एम्लोइडोसिस होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें साथ में और फैक्टर करती है कि कौन से टाइप की चेन है। अगर कापा ज़्यादा बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कापा एम्लोइडोसिस नहीं करवाती टाइप ऑफ चेन। अगर लेमडा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एम्लोइडोसिस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। दूसरी बात, अगर ससेप्टिबिलिटी डिग्रेडेशन कम हो रहा है तो एम्लोइडोसिस होने की प्रोबेबिलिटी साथ में बढ़ती है। ठीक है, तो एक तरह तो हमने ये देखा कि वो वाला एम्लोइडोसिस मतलब जिसमें इम्यूनोसाइट का प्रोलिफरेशन हो रहा है। अब अपन वही प्राइमरी तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी मतलब रिलेटेड टू इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, तो वापस अपन प्राइमरी की बात कर रहे हैं, पर वो जिसमें प्लाज्मा सेल्स का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा, वापस ये खोल दिया मैंने, जिसमें प्लाज्मा सेल्स का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? मतलब अपन ये तो जानते हैं कि प्लाज्मा सेल क्योंकि बढ़ा नहीं तो अपन को क्या है, कुल मिला के बढ़ा नहीं तो अपन को लेमडा चेन है जिससे एल प्रोटीन बनता है। अपन को कुल मिला के बनाना तो ये एल प्रोटीन है। अब एक तरह तो ये है कि प्लाज्मा सेल जितने ज़्यादा बनेंगे, मतलब जितना ज़्यादा इम्यूनोसाइट बनेगा उतनी ज़्यादा लेमडा चेन्स बनेगी, उससे एल प्रोटीन बनेगा। अब अपन ये करते हैं कि एल प्रोटीन, सीधा अपन एल प्रोटीन को ही ज़्यादा बना देते हैं, इस चेन को ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? प्लाज्मा सेल्स का तो किसी भी तरह का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा पर एल प्रोटीन ज़्यादा है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिसमें एल टाइप का एम्लोइड देखने को मिलता है उनमें मल्टीपल माइलोमा या प्लाज्मा सेल्स का नियोप्लाज्मा यानी वही सिंपल, एक सेकेंड मोबाइल स्विच ऑफ होएगा। नियोप्लाज्मा यानी प्लाज्मा सेल का प्रोलिफरेशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अपन यही बात अब कर रहे हैं जिसमें प्लाज्मा सेल्स का नियोप्लाज्मा या डिस्क्रेसिस नहीं देखने को मिलता। तो उसमें क्या होता है? पर इन सब में इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल चीज़ ये होती है कि बोन मैरो का प्लाज्मोसाइटोसिस होता है। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स तो का इंक्रीज तो नंबर हो रहा है पर वो प्लाज्मा सेल्स हो रहे हैं जो प्रिकर्सर ऑफ एल प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जिसके कारण एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हो रहा है, ना कि कोई ट्यूमर मास का प्रोडक्शन। किसी भी तरह का ट्यूमर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का न्यूप्लाज्मा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, केवल और केवल प्रोटीन का एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये तो था प्राइमरी एम्लोइडोसिस। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी एम्लोइडोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो शायद लंबी हो गई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेरे को बहुत सारी बेसिक बातें बतानी थी, इस कारण ये लंबी हो गई।
तो जो सेकेंडरी एम्लोइडोसिस है ये भी एक तरह का सिस्टमिक है। अब देखो सेकेंडरी मतलब किसी चीज़, किसी डिजीज़ के कारण, किसी डिजीज़ का सेकेंडरी इफेक्ट है ये, किसी डिजीज़ के कारण या बॉडी में किसी रिएक्शन के कारण एम्लोइडोसिस हो रहा है। तो इसकी भी एक बहुत बेसिक चीज़ क्या है कि देखो, हाँ यही सही है ना, कि देखो जब भी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन होगा तो अपना लीवर कुछ एक्यूट फेज प्रोटीन्स, है ना, एक्यूट फेज प्रोटीन को सिक्रीट करेगा। इसी एक्यूट फेज प्रोटीन का एक टाइप होता है सीरम एसोसिएटेड एमिलॉइड, ठीक है, जिसके डिग्रेडेशन से क्या बनता है, इसका जब डिग्रेडेशन होता है, वापस ये नहीं हट रहा, देखो जब जरूरत होती है तो बनता है एसोसिएटेड एम्लॉइड। और ये एसोसिएटेड एम्लॉइड एक तरह का एम्लॉइड है जो जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो जिस भी डिजीज में इन्फ्लेमेशन होएगा उसमें लीवर एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनाएगा, जिसका एक एग्जाम्पल है सीरम एसोसिएटेड एम्लॉइड, जिसके डिग्रेडेशन से एक तरह का एम्लॉइड बनेगा जो क्या है, एसोसिएटेड एम्लॉइड। तो यही होता है इसमें सेकेंडरी में। ये भी एक तरह का सिस्टमिक है जिसमें एसोसिएटेड एम्लॉइड प्रोटीन ए प्रोटीन बनता है। किसके कारण होता है, किसी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या कभी टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये चीज़ सिक्रीट होती है। किन किन डिजीज के कारण होता है, तो देखो एक सेकेंड, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के कारण होता है, बात कर चुके हैं अपन, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकियोस्टेसिस, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। बट आज की तारीख जो अपनी एंटीमाइक्रोबियल थेरेपीज़ है उन्होंने इन पे बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया है, लेकिन कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस होती है, ऑटो इम्यून डिजीज या एंकाइलोसिंग स्पॉन्डोलाइटिस, इनमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैं ये बात आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि आज की तारीख में अगर कोई सेकेंडरी एम्लोइडोसिस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है तो वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें तो हीरोइन एब्यूज, हाँ मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, देखो इसमें मैं नहीं मानता, इसको हेरोइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हेरोइन एब्यूजर्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ही लेते हैं, खुद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ना तो इतने कुछ एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तो स्किन के थ्रू पुपिन करते हैं, मतलब अंदर डालते हैं हीरोइन को। तो उसमें क्या स्किन इन्फेक्शन या एब्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिनके कारण बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और उस इन्फ्लेमेशन के कारण ए प्रोटीन, ये गड़बड़ करेगा आज, जिनके कारण बॉडी में ए प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। तीसरी कंडीशन वो जिसमें नॉन इम्यूनोसाइट ट्यूमर्स, जो इम्यूनोसाइट ट्यूमर्स होते हैं वो तो किस में, प्राइमरी में आ जाते हैं, जैसे अपन ने मल्टीपल माइलोमा देख लिया था, ठीक है, प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्मा देख लिया था। जो नॉन इम्यूनोसाइट मतलब इम्यून रिलेटेड सेल्स के अलावा कोई सेल का ट्यूमर होता है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, हॉडकिन लिम्फोमास, इनमें भी इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जिसके कारण ए प्रोटीन ज़्यादा आता है। ये ए प्रोटीन जाकर डिपॉजिट हो जाता है टिश्यू में, और वो क्या करता है, एम्लोइडोसिस, ठीक है। तो ये तो थे दो बेसिक तरीका, प्राइमरी एम्लोइडोसिस और सेकेंडरी एम्लोइडोसिस। जिसको मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन तक का है तो वो यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि यहाँ इससे आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे मतलब 18 मिनट में मैं मतलब कहता हूँ कि आप रुक जाओ, बट हाँ जिसको समझना है वो आगे भी कैरी ऑन कर सकता है। तो एक अलग कंडीशन होती है तीसरी, जिसमें हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड एम्लोइडोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, जिनमें क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन है। तो क्या होगा कि जब क्रोनिक रीनल फेलियर हो रहा है, एक सेकेंड, जब क्रोनिक रीनल फेलियर होता है तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस पर रखते हैं। अब एक बीटा माइक्रोग्लोबुलिन अपने प्लाज्मा में एक सब्सटेंस होता है जो जो अपने मतलब मेम्ब्रेन है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, उसको मतलब क्या बोलते हैं अपन, इधर से इधर नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। अब जब ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ये अपने ब्लड से बाहर नहीं जा रहा, प्लाज्मा से बाहर, ये प्लाज्मा में ही है, तो उसके कारण प्लाज्मा में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। और जब प्लाज्मा में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये जाके डिपॉजिट हो जाता है एम्लॉइड प्रोटीन के फॉर्म में। कहाँ कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, तो इसका एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वापस एक कॉन्सेप्चुअल बात है इसकी, कि ये जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हो गए,
या ऑस्टियो आर्टिकुलर साइट्स हो गई, है ना, या तो साइनोवियल मेम्ब्रेन या ऑस्टियो आर्टिकुलर साइट्स, इसमें जाके एक्स्ट्रा सेलुलर कॉम्पोजिशन, क्योंकि कुल मिला के और क्या रहा है एम्लोडोसिस, ये क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इनमें जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऑस्टियो आर्टिकुलर साइट होती है, मतलब वो तो अपन सब जानते हैं साइट होती है, मतलब कार्पल टनल वो जगह होती है ऑस्टियो आर्टिकुलर। तो कार्पल टनल सिंड्रोम बीटा माइक्रोग्लोबुलिन जब बॉडी में बढ़ते हैं ना, तो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं बस यही बताना चाह रहा था, CTS इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया। इसके बाद अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो था सिस्टमिक, अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो लोकलाइज्ड, मतलब एक सिंगल ऑर्गन का, केवल और केवल सिंगल ऑर्गन में जाके एम्लोडोसिस हो रहा है, मतलब एम्लोइड प्रोटीन डिपोजिशन हो रहा है, चाहे वो लंग्स हो, लेरिंग्स हो, स्किन हो, टंग हो या यूरिनरी ब्लैडर हो, इसमें तो नोड्यूल्स के फॉर्म में होता है डिपोजिशन, ठीक है। और ये नोड्यूल्स लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल से चारों तरफ से सराउंडेड हुए रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए नोड्यूल है, लंग्स है ये, तो लंग्स में नोड्यूल के फॉर्म में डिपॉजिट होगी और इसके चारों तरफ क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे और प्लाज्मा सेल्स होंगे। जबकि माइक्रोस्कोपिक डिपोजिशन होता है, नोड्यूल्स मतलब तो बड़ा डिपोजिशन हो गया, जबकि माइक्रोस्कोपिक डिपोजिशन होता है एंडोक्राइन ट्यूमर्स में। अब एंडोक्राइन ट्यूमर से अपन सब समझ ही जाते हैं, एंडोक्राइन मतलब या तो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या हो सकता है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, थायराइड के मेड्यूला का कार्सिनोमा हो गया, या आइलेट ट्यूमर हो गया पैंक्रियास का, ठीक है, या कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, स्टमक में भी तो ग्लैंड्स होते हैं, उसका कार्सिनोमा हो गया, या जो अपने मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस, एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, एक इम्पॉर्टेंट कहाँ गया है यार, एक तो ये रहा पेन। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक डिपोजिशन होता है आइलेट ऑफ लैंगरेंस में, ठीक है। एक एंडोक्राइन ट्यूमर माइक्रोस्कोपिक डिपोजिशन होता है किसका, एम्लोइड प्रोटीन का, किसमें, आइलेट ऑफ लैंगरेंस में। अब एक और तरह का जो होता है वो अपन पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट कर दूंगा, एम्लोइड ऑफ एजिंग, मतलब सेनाइल ऑब्वियस एज रिलेटेड, सिस्टमिक ये पूरी मतलब कुछ सिस्टम्स में अपन सिस्टमिक और लोकलाइज पढ़ चुके हैं। और एम्लोडोसिस यूजुअली इसको अपन क्या बोलते हैं, सेनाइल कार्डियक एम्लोडोसिस, किसके कारण होता है, ट्रांसथायरोटिन, ठीक है, जिसको थायरोक्सिन और रेटिनोइक एसिड का जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। नॉर्मल अगर TTR मॉलिक्यूल का कहीं जाके डिपोजिशन हो रहा है तो वो एजिंग के कारण होता है, जबकि अगर इसका म्यूटेंट फॉर्म हो गया तो अभी अपन आगे बस करने वाले हैं, 1 मिनट में ये वीडियो भी हो जाएगी। हेरिडिट्री के कारण कोई हेरिडिट्री कंडीशंस होती है जिसमें एम्लोडोसिस देखने को मिलता है, जैसे कि पहली है फेमिलियल, ऑब्वियसली अपन हेरिडिट्री का ही वर्ड होता है, मतलब मेडिटेरियन फीवर, इसमें AA टाइप का होता है। अब AA टाइप अपन जानते हैं कि AA टाइप क्या होता है, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, अभी अपन ने सेकेंडरी में पढ़ा था। AA टाइप किसके कारण होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, मतलब फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर में किसी न किसी तरह का बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जो अपन आगे पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है फेमिलियल एम्लोइडोटिक न्यूरोपैथीज, ठीक है, न्यूरोपैथीज यानी रिलेटेड टू नर्व्स, कौन कौन से नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इन दो में होता है। इसमें TTR टाइप का होता है, कौन सा टाइप का होता है, TTR टाइप का होता है, बट म्यूटेंट TTR, यहाँ पे नॉर्मल TTR था, ये म्यूटेंट TTR है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो तो केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एम्लोडोसिस पे बनता है। अगर थ्योरेटिकल की बात करें तो वो किस पे बनता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे। बट हाँ MCQ जैसे वो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पे बन सकता है। और TTR के नॉर्मल फॉर्म सेनाइल मतलब सेलाइन रिलेटेड होता है, जबकि म्यूटेंट फॉर्म किसके रिलेटेड होता है, एम्लोडोपेटिक मतलब न्यूरोपैथीज के कारण होता है, ठीक है। तो MCQ लास्ट वाले पेज से बन सकता है, बाकी 2 पेज जो थे उनसे आपका क्या बनेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अपनी यूनिवर्सिटी का तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो वाकई बड़ी हो गई, थैंक यू। अच्छा सा स्माइली। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर, थैंक्स।